नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और नीचे जाके लिंक्स में हमारा जो भी आप सहयोग कर सकते हैं पत्रम पुष्पम, वो अवश्य करें। और हमारी जो समर मर्चेंडाइज़ है वो लॉन्च हो चुकी है, वो भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगी। आज हमारे साथ एक नए गेस्ट हैं और वो हैं एक्स इंडियन नेवी। मैं आपका परिचय करा रहा हूँ कमांडर संदीप धवन जी से। स्वागत है आपका संदीप धवन जी। नमस्कार। जय हिंद साहब। और बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे आके, आनंद है। और पहली बार यहाँ पे आ रहा हूँ तो बातचीत करने में बहुत मजा आएगा। और लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि क्या क्या बातें करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे नेवी के बारे में लोगों को ज्ञान बहुत ज्यादा नहीं है भारत में, जबकि जी, आर्मी जी, एयरफोर्स के बारे में काफी लोग जानते जी। तो मैं थोड़ा परिचय करा दूँ कमांडर धवन का। कमांडर धवन जो है वो लगभग 22 वर्ष इन्होंने इंडियन नेवी में अपनी सेवाएँ दी हैं और ये एविएटर थे। इन्होंने मरीन रिकॉनाइसेंस एयरक्राफ्ट भी उड़ाए हैं, शिप्स पे भी रहे हैं और ये एक लेखक हैं, राइटर हैं और इनका ब्लॉग भी है, एक इनसाइट जीएल करके इनका एक ट्विटर हैंडल भी है। वो हैंडल हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो पाकिस्तान तो साहब पिट गया हमारे, लेकिन बेचारे हैं। एडमिरल और हाँ, पाकिस्तान। एयर मार्शल तो ताकते रह गए और फील्ड मार्शल जो है वो फील्ड मार्शल बन गया। जी हाँ, ये तो बहुत ही अचंभे की बात हुई। मतलब एक तो ये तो इसके ऊपर इतने मीम्स बन रहे हैं और इतना मजाक उड़ रहा है पाकिस्तान का कि क्या बताया जाए। कि भाई किंग ने अपने को ही कुछ भी कहना शुरू कर दिया कि आज से हम एयर मार्शल्स हैं, आज से हम मार्शल ऑफ द फ्लीट हैं, आज से हम जस्ट अबाउट कोई भी तकमा दे सकते थे अपने को। तो ये केवल फील्ड मार्शल देने का क्या था। मार्शल ऑफ द एयर भी दे सकते थे, क्योंकि वो एयरफोर्स भी लगभग उन्हीं के अंडर आती है, जो कि बिल्कुल इस समय डगमगा गई है। मतलब अब आप देखिए कि 6 से ज्यादा जहाज ऊपर हवा में ही गिर गए। और जो मेरी जानकारी है, करीब लगभग 40 के आसपास अलग अलग कैटेगरी में उनके जो जहाज हैं जमीन पे उनको नुकसान पहुंचा है। कुछ तो बिल्कुल ही ध्वस्त हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, और कुछ बिकॉज अगर आप ध्यान दें कि जिस तरह से एक मिसाइल आके गिरती है, तो केवल उसी जगह पे नहीं आके उसका नुकसान होता है, उसके स्प्लिंटर्स उड़ते हैं। और जहाज एक ऐसी नाजुक चीज है, हालांकि बहुत ज्यादा आप उसके एरोबेटिक्स देखते हैं तो आपको अरे क्या पावरफुल चीज है। लेकिन जमीन पे जब खड़ा हुआ एक जहाज होता है तो एक पत्थर भी लगेगा उसको तो उसकी बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है। तो मिसाइल के जो स्प्लिंटर्स आएंगे और अलग अलग चीजें उड़ती हुई आएंगी, तो अगर वो कहीं पे भी घुस गई तो बहुत ज्यादा नुकसान कर सकती है। तो पाकिस्तान की इसमें तबाही हो गई है। उनकी जो मतलब मैं बता रहा हूँ कि एयरफोर्स जो स्पेशली जो उस समय बहुत ज्यादा उछल रहे थे शुरू के दिनों में, एक दो दिनों में, वो उनकी हालत बिल्कुल पतली हो गई है सर। तो जी। नेवी अ, की तरफ मैं लेके जाऊं कि आप हाँ, यू नो नेवी की तरफ क्योंकि ये जो हमने देखा था और जो डायरेक्टर जनरल और नेवल ऑपरेशंस थे, वो तो ये कह रहे थे कि साहब कि हमने आधी एयरफोर्स तो इधर ही बॉटल अप करके रख दी थी। हाँ, तो वाइस एडमिरल एएन प्रमोद काफी अच्छी तरह से जानता था मैं उनको, जब हम नेवी में थे और साथ में काम भी किया है। तो बहुत सही उन्होंने एक विश्लेषण किया था कि भाई पूरे जो इंडियन ओशन में और स्पेशली पाकिस्तान के आसपास का जितना भी सी था वो हमारा कंप्लीट डोमिनेंस था। मतलब कि पाकिस्तान की जो नेवी थी वो पूंछ अंदर करके या तो हार्बर में घुसी हुई थी या बिल्कुल अपने कोस्ट के आसपास की भैया कोई मार ना दे हमें, इस तरह से उनकी पेट्रोलिंग चल रही थी। और इतनी लचर हालत में है उनकी नेवी इस समय, पूरी इंटेलिजेंस जो हमारी बताती है कि उनकी 6 सबमरीन है, केवल एक जो सबमरीन थी वो इस समय सर्विसेबल थी और अपने बिल्कुल आसपास जो कराची है उसके आसपास ही मंडरा रही थी। उनके जो P3C ओरायन जो है, उनके जो LRMP एयरक्राफ्ट हैं जो उनको पूरी खबर देते हैं उनकी नेवी को, उसमें भी केवल एक सर्विसेबल था। और
बिल्कुल जो डोमिनेंस करके रखा हुआ था, क्योंकि आप याद रखिए कि उनका 80% जो है ऑयल, वो हाँ जी, बाहर से सी रूट से आता है। करेक्ट। उनका 74% जो केमिकल्स आते हैं, ये उनके बड़े बड़े जो इंपोर्ट्स हैं उनके बारे में बात कर रहा हूं मैं, वो सी से आते हैं। उनके जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, 80% इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल आइटम्स वो भी सी से आते हैं। तो मेजरली अगर हम चाहते तो इसको नेवी के लैंग्वेज में कहते हैं ब्लॉकेड। तो अगर वहां पे हम ब्लॉकेड कर देते हैं, हम उस स्थिति में नहीं पहुंचे, तो पाकिस्तान की, क्योंकि याद रखिए कि इकोनॉमी किसी भी देश की ना तो रोड से जाती है ना बाई एयर जाती है, वो पूरी की पूरी, आप भी मर्चेंट नेवी में रह चुके हैं, आपको पता है कि जब अगर सी से जो भी मेन ट्रेड होता है वो 99% जो होता है वो सी से ही होता है। तो उसमें पूरी तबाही हो जानी थी उनकी इकोनॉमी की। और उनको एंगेज इस तरह से करके रखा हुआ था, जैसे आपने बताया कि क्योंकि उनका एक मसरूर एयर बेस है वहां पे कराची के पास में, जहां पे उनके JF-17, उसको थंडर कहते हैं, मैं उसको JF-17 ब्लंडर कहता हूं, क्योंकि वो उड़ नहीं पाए। वो वो ब्लंडर भाई साहब, वो जमीन पे ही रह गए, वो उड़ ही नहीं पाए, क्योंकि उनको इतना खौफ था। क्योंकि हमारे पास बराक 8, जिसने उनकी एयरक्राफ्ट की धज्जियां उड़ा दी जब या उनकी जो मिसाइल्स आती थी या उनके जो ड्रोन्स आते थे, जो आर्मी और एयरफोर्स ने उनको यूज किया है, उसकी धज्जियां उड़ा दी, वो हमारी शिप्स पे भी हैं। और शिप्स पे एक एक शिप के पास 32 बराक 8 की मिसाइल्स हैं। तो जस्ट इमेजिन कर लीजिए, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उनके जो जितने भी वहां पे JF-17 थे, उनकी क्या हालत होती। इनफैक्ट हर शिप में 16 की संख्या में जो ब्राह्मोस मिसाइल्स हैं वो थी। हाँ जी, और हाँ। ये एयर लॉन्च मिसाइल्स नहीं है, ये शिप लॉन्च मिसाइल्स है, और उनकी रेंज जो है 900 किलोमीटर की है, और उस पे 200 से 300 केजी का जो है उनका वॉरहेड होता है। और मार्क 3 की स्पीड से जब 300 केजी का वो जाके मिसाइल लगता है कहीं पे, तो 500 मीटर तक कोई जगह ऐसी नहीं बचती जो कि तबाह ना हो जाए। ये केवल कन्वेंशनल वॉर है, और कन्वेंशनल वॉरफेयर है, और कन्वेंशनल उसका वॉरहेड है। साथ ही जो हमारी सबमरीन्स है, ओके, उसमें K-15 सबमरीन लॉन्च मिसाइल्स है। इनकी रेंज 750 किलोमीटर है, और वो 7.5 मार्क, मतलब कि अगर ब्रह्मोस लॉन्च करते हैं आप 100 किलोमीटर से, हमारी इन कोलकाता या विशाखापट्टनम क्लास शिप से, तो वो जाके हिट कर देंगी लेस देन 2 मिनट्स में। मतलब उन्होंने जब तक इधर उधर किया और कहा भाई आमिर साहब, और कहां से क्या आवाज आ रही है, तब तक वो उनको हिट कर गया जाके। और 7 मार्क पे अगर जाएगी तो केवल 40 सेकंड में 100 किलोमीटर से वो जाके हिट कर देगी। 40 सेकंड मतलब क्या होते हैं। और उसकी जो तबाही होगी, वो तो मैं कह रहा हूं कि ये बच गए। ये नहीं तो K-15 वाली तो ये तो लेफ्टिनेंट, न्यूक्लियर मिसाइल है। ये न्यूक्लियर भी है और कन्वेंशनल भी, इसको हम कर सकते हैं। और ओके। जो लेफ्टिनेंट विनय नरवाल थे, उनका बदला हमें लेना था, और मैं कह रहा हूं कि हम सब तैयार थे। मैं सोच रहा था कि नेवी कब बदला लेगी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का, उनके जो उन्होंने अपना बलिदान दिया वहां पे पहलगाम में, ये नेवी को दिखाना था। लेकिन हमने संयम रखा, क्योंकि हम एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल देश है, नेशन है, और हम एस्केलेट नहीं करना चाहते थे। क्योंकि याद रखिए कि नेवी कभी अपने एम से नहीं जाती है, वो देश के एम से जाती है। जो लीडरशिप ने एम तय किया होता है, उसको अचीव करने जाती है। तो जब हमने देखा कि कंप्लीट डोमिनेंस हो गया था, ये दुबके बैठे हैं, अंदर दबे बैठे हैं, हमने उसके बाद उनको वहीं रख दिया। और उनका एक स्टेप, मैं सही बता रहा हूं आपको, एक गलत स्टेप अगर हो जाता, इस समय पाकिस्तान की इकॉनमी जो ऑलरेडी तबाह है, वो बिल्कुल सूडान, साउथ सूडान और सब सहारा देशों की तरफ पहुंच जाती, उससे बदतर हालत में पहुंच जाती। तो ये इंडियन नेवी के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। तो थोड़ा सा इंडियन नेवी का भी परिचय दें आप हमें।
और इंडियन नेवी में खास तौर से लड़ाई वाले जो शिप हैं, जो फाइटिंग शिप्स हैं, उनके हाँ बारे में जी। भी हमारे जो दर्शक हैं उनको बताएं कि अलग-अलग क्लास के फाइटिंग शिप्स किस तरह से होते हैं, कि क्या मिसाइल हाँ, बोट होती हैं, बहुत क्या बढ़िया, बहुत फ्रिगेट ही होती अच्छा हैं, क्या क्वेश्चन किया आपने। डिस्ट्रॉयर्स होते हैं। जी। क्योंकि हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जैसे बात ही कर रहे थे कि आर्मी और एयरफोर्स के बारे में सब जानते हैं। मैं भी जैसे बचपन में होता था कि आर्मी जैसे कोई भी वॉर हो गई तो नो सामने से ट्रेन पे आर्मी के कारवां जा रहे हैं, उसमें उनके नो टैंक्स भी रखे हुए हैं, उनके आर्मर्ड व्हीकल्स रखे हुए हैं। या फिर जैसे मैं कानपुर में था तो वहां पे चकेरी से फाइटर जहाज उड़ रहे हैं, तो हम दौड़ते थे छत की तरफ कि भाई एक बार झलक दिख जाए एक फाइटर जहाज की ना, तो एक वो उत्साह आ जाता था। लेकिन नेवी जो है एक साइलेंट ऑपरेटर है, और इसके बारे में किसी को पता ही नहीं चलता है कि कब निकल गई, क्योंकि साइलेंटली मिडिल ऑफ द नाइट आप देखेंगे कि एक पूरा कॉन्वॉय निकल जाएगा नेवल वॉरशिप्स का, और वो अपने एरिया ऑफ ऑपरेशन चले जाएंगे, जिसको अगेन कोई देख ही नहीं सकता है, अदर देन मर्चेंट शिप्स जो देख लेंगी या कोई फिशरमैन जो है हमारे वो देख लेंगे। उसके अलावा कोई नॉर्मल भारतीय जो है वो उसको देख नहीं सकता है। तो जी हाँ, जी हाँ। जैसे आपने कहा कि शिप्स कौन कौन से होते हैं, मैं उस पर मोटा मोटा आपको बता दूं कि जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर जो होते हैं वो मेन, जैसे वो मतलब अगर एयरक्राफ्ट कैरियर कहीं घुस जाए तो वो दिल दहलाने वाला एक दृश्य होता है। मतलब वो पूरा डोमिनेंस, तो वही भारत ने जो किया कि हमारा जो अपना स्वदेशी जो आईएनएस विक्रांत है वो पाकिस्तान के बाहर खड़ा हुआ था, 36 फाइटर्स और हेलीकॉप्टर्स लेके, वो बिल्कुल मतलब दबदबा वाला जो होता है एयरक्राफ्ट वो है। उसके बाद आता है आपका एयरक्राफ्ट। मैं जब वो पुराना विक्रांत था तब मैं उस पे गया था, पुराने वाले विक्रांत पे। हाँ, तो अब जस्ट और उसके बाद आप उस पहुंच पे जाए, उसके जब फ्लाइट डेक पे पहुंच जाए तो आप हमारा कहेंगे एक वाह भाई एजुकेशन ऐसा। टूर हुआ था, तो इट इज़ लाइक हाँ 4-5 हज़ार तो उसकी आपकी लोग होते हाँ, हैं उसमें। वो एक सिटी है, एक शहर है अपने में। अगर वो उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी जो वहां जनरेट की जाती है, उससे एक छोटा सिटी जो है वो चल सकता है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी इतनी जनरेट की जाती है वहां पे। तो जस्ट इमेजिन 5,000 लोग रह रहे हैं, वो कितने डेक्स है, ऊपर से लेकर नीचे से लेकर दाएं बाएं, उसमें जहाज अंदर नीचे भरे हुए हैं, उसको ऊपर ला रहे हैं, लिफ्ट सिस्टम, उसके आर्मामेंट्स, उसको खुद को अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए मिसाइल सिस्टम्स, मतलब आप बात करेंगे और वो एक एक अलग ही दृश्य है। तो हर नौजवान को, हर नौयुवती को इस शिप पे जाना चाहिए, उनके स्कूल कॉलेजेस को उनको लेके जाना चाहिए, दिखाना चाहिए कि भाई ये भारत की ताकत है, आप देखिए इसको, समझिए। इससे जो पाकिस्तान का जो अभी दिल दहला था वो कराची वाले लोग भूल नहीं सकते बहुत समय तक। इसके बाद आता है एक हेलीकॉप्टर कैरियर, जैसे जापान के पास है कागा क्लास, तो उस पे हुँ। हेलीकॉप्टर्स रहते हैं। वो बहुत बड़ा छोटा होता है इससे, एयरक्राफ्ट कैरियर से, लेकिन फिर भी काफी बड़ा होता है, और उसमें अंदर भी आप काफी ट्रूप्स कैरी कर सकते हैं। चाइना भी इसके ऊपर काफी कुछ काम कर रहा है। फिर उसके बाद आ जाता है भारत के पास हेलीकॉप्टर कैरियर्स हैं? हेलीकॉप्टर कैरियर एज सच नहीं है, बट हमारे पास भी जो एम्फीबियस शिप्स हैं वो काफी बड़े हैं, उसका ऊपर का डेक काफी बड़ा होता है, उस पे काफी हेलीकॉप्टर्स आ सकते हैं। तो हमने यूएसए से लिया था, और उसके अलावा भी हमारे पास कई शिप है, लेकिन मेन हेलीकॉप्टर करियर करियर करके ऐसे कहें तो वो नहीं है। तो डिस्ट्रॉयर्स फिर पे भी तो रहते हैं ना कुछ हेलीकॉप्टर्स? हाँ, लेकिन वो दो रहेंगे, अंदर हैंगर के अंदर स्पेस लिमिटेड होती है, लेकिन जो एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर कैरियर होते हैं उनमें बहुत सारे हो जाते हैं, लार्ज नंबर हो जाते हैं। और उस पे अगर जैसे आप F-35 जो है उनका जो मरीन वर्जन जो है वो भी उस पे लैंड कर सकता है। तो इट इज एक्चुअली अ फिक्स विंग फाइटर जेट, बट वो उसके ऊपर लैंड कर सकता है, क्योंकि वो VSTOL होता है, वो वर्टिकल टेक ऑफ वर्टिकल लैंडिंग कर लेता है, या शॉर्ट फील्ड टेक ऑफ लैंडिंग कर लेता है, तो वो भी जा सकते हैं उस पर। लेकिन वो उस पर स्पेस लिमिटेड होता है डेक पे। जैसे आप अगर आप जो भी एयरक्राफ्ट कैरियर पे आप गए थे तो आपने देखा होगा कितना बड़ा विहंगम दृश्य होता है वहां पे। मतलब आप उधर से लेकर दाएं बाएं सब जगह देखते रह जाएंगे कि इतना बड़ा कैसे शिप हो गया। तो हेलीकॉप्टर कैरियर उससे छोटा होता है, उस पर आप टेक ऑफ वैसे नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते। फिर आ जाते हैं बैटल शिप्स, क्रूजर्स आ जाते हैं, जो आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं है। हुँ। और फिर आते हैं डिस्ट्रॉयर्स, जो कि आजकल मेन स्टे होता है,
किसी भी कैरियर बैटल ग्रुप का, क्योंकि वो प्रोटेक्शन देते हैं कैरियर को, और साथ साथ ही वो आपको सबमरीन से भी बचाते हैं, वो एरियल स्ट्राइक से भी आपको बचाते हैं, सो दैट आप अपना काम कर सकें। जो भारत के पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये स्ट्राइक कैरियर नहीं है, ये फ्लीट कैरियर है। और स्ट्राइक कैरियर जैसे यूएसए के पास है निमित्ज क्लास वगैरह, वो 1 लाख टन से भी ऊपर के हैं, 100 जहाज उसके ऊपर होते हैं, और हमारे पास जो है वो फ्लीट कैरियर है, और 36 के आसपास इसके ऊपर जहाज हो सकते हैं, फाइटर्स हेलीकॉप्टर्स मिला के। और लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा दमदार एक पंच होता है इसके। तो उसके बाद डिस्ट्रॉयर आ जाते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। और डिस्ट्रॉयर से थोड़ा एक शेड कम ले लीजिए तो फ्रिगेट्स आ जाते हैं। फिर तो फ्रिगेट और कॉर्वेट्स होते हैं। डिस्ट्रॉयर में क्या अंतर होता है? साइज का केवल या और कुछ भी? साइज का, पंच का, ठीक है, और जो उनके रोल होते हैं वो थोड़े और लिमिटेड हो जाते हैं, कितने वो मिसाइल्स कैरी कर सकते हैं वो लिमिट हो जाती है उसमें। तो इस तरह से करके मेन हो जाता है। लेकिन जो डिस्ट्रॉयर जो होती है वो ज्यादा पावरफुल होती है, बहुत ज्यादा। तो मेन जो एयरक्राफ्ट कैरियर का जो कैरियर बैटल ग्रुप होता है, उसको जो प्रोटेक्शन जो है वो डिस्ट्रॉयर ही देती है, क्योंकि ये एंटी सबमरीन भी कर सकती है और एयर वॉरफेयर भी कर सकती है। तो इस पे मेन ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ आ जाता है। फिर फ्रिगेट, फिर उसके बाद कॉर्वेट्स होते हैं। कॉर्वेट्स जो होते हैं वो बेसिकली मोस्टली कोस्टल एरिया की प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, या फिर जैसे बॉम्बे हाई वगैरह हो गया, या ये सबको प्रोटेक्शन देने के लिए। और कुछ कुछ एंटी सबमरीन वॉरफेयर भी कर लेते हैं ये। और फिर आ जाते हैं ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल्स, जो कि मेनली या तो पेट्रोलिंग करके आपको आगाह करते हैं, या फिर ह्यूमैनिटेरियन उस पे, या सर्च एंड रेस्क्यू में इस तरह के ऑपरेशन करते हैं। हर एक का बेसिकली आप देखिए कि उनका जो पंच है, जो फायरिंग पंच है, वो धीमे 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 कम होता जाता है। और फिर उसके बाद तो फास्ट पेट्रोल क्राफ्ट आ जाते हैं, जो कि बहुत छोटे छोटे होते हैं। वो ये तो मिसाइल बोट्स भारत कौन सी में। होती हैं? कॉर्वेट्स को ही मिसाइल बोट कहते हैं क्या? तो मिसाइल बोट्स, नो, मिसाइल बोट्स अलग आ जाती हैं। और फिर वो स्पेसिफिक एक आ जाता है कि आप मिसाइल बोट है तो वो केवल 4, 6, 8 मिसाइल्स ही कैरी कर रहे हैं, और उनका बहुत ज्यादा रोल नहीं है। और वो अगेन जो आपका एयरक्राफ्ट कैरियर है उसमें, या तो अगर आपका दूसरी स्ट्रेंथ कम है तो वो आपको कवरेज देंगी, या दूसरा कॉन्वॉय जा रहा है तो उसको कवरेज देंगी। और ये क्योंकि छोटी होती हैं साइज में, तो ये एकदम से दुबक के घुस सकती हैं छोटे एरियाज में, जहां से ये आपको काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकती हैं आपका। और काफी लेकिन ये छोटे साइज में होती हैं मिसाइल बोर्ड जो होती हैं, और संख्या इनकी कम है, लेकिन इनका हर तरह का रोल ये नहीं निभा सकती। और फिर आ जाता है आपका, जैसे मैंने बताया, ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स एंड फास्ट पेट्रोल क्राफ्ट होते हैं। वो तो मतलब 100 की संख्या में, एक एक टाइप के हमारे पास 76 ऐसे ऐसे हैं। और वो बिल्कुल कोई एंटी पायरेसी, या कोई आप बोट पे घुस के कोई ना घुस जाए अंदर, और उस तरह का कोऑर्डिनेशन करती है। तो ये मोटा मोटा जो है शिप्स के बारे सबमरीन्स के बारे में में। बताएं। सबमरीन्स जो है इस समय भारत के पास करीब 19 के आसपास सबमरीन्स हैं। उसमें 2 जो है हमारे पास जो है SSBNs है, वो मतलब बेसिकली जो बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन्स है। तो ये बहुत बड़ा पंच होता है न्यूक्लियर सबमरीन, बिकॉज सी आप याद रखिए कि सबमरीन जो ये है जो ये आप ये बैटरी अरिहंत और पावर। अरिघात, ये 2 जो हैं, ये हैं हाँ, एसएसबीएन। अरिहंत और अरिघात है। तो जो अरिहंत क्लास कहते हैं उसको, क्योंकि वो पहली शिप बोट थी हमारी, और उसके बाद अरिघात आई। तो इसीलिए जो अरिहंत पे जो है 12 के 15 जो है मिसाइल वो कैरी कर सकते हैं, जबकि अरिघात पे K4 भी कैरी कर सकते हैं, जो कि 4 की संख्या में होती है। और उसकी रेंज जो है वो 3500 किलोमीटर लंबी है, और वो मार्क 5 की स्पीड से जाता है, जब पहुंचता है तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करता है। लेकिन मेन इनका जो है ये है कि जो नॉर्मल जो सबमरीन्स होती है वो बैटरी पावर पे चलती है, तो उसको ऊपर आना पड़ता है पानी के, और बैटरी को चार्ज करना पड़ता है, क्योंकि बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन है उसको नहीं आना पड़ता है। वो 15-15, 20-20 दिन
कराची हार्बर के बिल्कुल बाहर नीचे जमीन पे जाके जिसको सी बेड कहते हैं उसके ऊपर पड़ी रहे, कोई डिटेक्ट भी नहीं कर सकता है क्योंकि वो कोई भी साउंड नहीं कर रही है, और बिल्कुल एंड मौके पर जब उसको इंस्ट्रक्शन मिलती हैं या उसके इंस्ट्रक्शन उसको ऑलरेडी मिले हुए होते हैं हार्बर से निकलते हुए, तो वो अपना वार करती है। इसमें आपको एक बहुत एक मजेदार ये बात बता दूं कि सबमरीन के जो कमांडर होते हैं उनको जब वो घर से निकलते हैं, आज उनको पता है कि हमारे को डिप्लॉय होना है, उनको खुद नहीं पता होता है कि ये सबमरीन जाएगी कहाँ, हमारा ऑर्डर क्या है। जो वॉर ऑर्डर्स होते हैं या डिप्लॉयमेंट ऑर्डर्स जो होते हैं वो सबमरीन पे जब पहुंचते हैं तभी उनको मिलता है हाथ में, उसको वो जो लिफाफे को फाड़ के खोल के निकाल के देखा जाता है, पढ़ा जाता है, उसी के हिसाब से प्रिपरेशन शुरू होती है। तो इसका मतलब कि उनके घर पे भी नहीं पता या उनके आसपास किसी भी आदमी को ये नहीं पता कि इनका डिप्लॉयमेंट कहाँ हो रहा है। और इनके डिप्लॉयमेंट लंबे लंबे बड़े बड़े होते हैं, 15-20 दिन, एक महीना, 2 महीने के डिप्लॉयमेंट होते हैं, और उसके बाद आते हैं क्योंकि वो पड़े रहते हैं सी बेड पे और सुनते रहते हैं, उनके कान लगे रहते हैं कि कौन सी शिप ऊपर से जा रही है, कौन सी सबमरीन जा रही है, और उसको वो डिटेक्ट करते रहते हैं, और उनका जो मकसद होता है, जो उद्देश्य जो होता है, एम, उसको पूरा करने के लिए तभी वो वार करते हैं। तो ये बहुत ही मतलब आपको मैंने बताया कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर है जब वो आता है तो एक दिल दहलाने वाला और एक बहुत ही इम्पोजिंग इंप्रेशन आता है, लेकिन जो साइलेंट किलर होता है वो है सबमरीन। और जब वो वार करती है तो किसी को पता नहीं लगता, और उसका मेन रीजन यही है कि उसकी पोजीशन किसी को पता नहीं होती, क्योंकि एक बार अगर सबमरीन की पोजीशन पता लग गई तो उसकी कहानी खत्म है। वो उसके बाद उसको खुद को सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको मैं एक बार ले जाता हूँ बैकग्राउंड में, 1971 में जब जी, जी, जी। भारत, हाँ, जब कराची भारत पे की, अटैक किया था। हाँ, कराची पे अटैक हुआ था, उसको कहते हैं ऑप ट्राइडेंट कहते हैं। तो भारत ने जब 4 दिसंबर 1971 में ऑप ट्राइडेंट की शुरुआत की, तो उस समय इनके पास केवल 2 सबमरीन होती थी। तो उसमें होती थी एक पीएनएस गाजी, ठीक है। तो पीएनएस गाजी को कहा गया कि भैया आप ऑपरेट करेंगे ईस्टर्न बोर्ड पे भारत के, तो जो विशाखापट्टनम और चेन्नई और उस तरफ की बेल्ट आ जाती है, बेसिकली बे ऑफ बंगाल। और दूसरी जो सबमरीन थी उसको कहा गया कि आप मुंबई और इसके आसपास के एरियाज में रहेंगे। तो जब ये पीएनएस गाजी जो थी ये श्रीलंका के अराउंड होके जा रही थी, तो भारत के जो जासूस थे, जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी थी, उनको पता लग गया कि ये पीएनएस गाजी यहां से निकली है, और इमीडिएटली उन्होंने जो भारत का जो ईस्टर्न कमांड है विशाखापट्टनम में, उनको खबर की कि भाई ऐसे ऐसे ये सबमरीन जो है ये डिप्लॉय हो रही है बे ऑफ बंगाल में। तो ये आई थी आईएनएस विक्रांत। अच्छा, मजे की बात यह है कि आईएनएस विक्रांत अभी भी है। जब हम भारत जो कराची के ऊपर बिल्कुल आक्रमण की स्थिति में था, और उस समय भी आईएनएस विक्रांत था और डिप्लॉयड था बे ऑफ बंगाल में, और ताबड़तोड़ वॉर में पार्ट ले रहा था जब हमने, भारत ने बांग्लादेश का एक स्वतंत्रता दिलाई थी। तो ये उसको डिस्ट्रॉय करने जा रहा था, और भारत को जैसी खबर मिली तो भारत ने अपने एंटी सबमरीन वॉरफेयर की शिप्स को लॉन्च किया। उन्होंने उसको पहचान लिया, उसकी जगह बिल्कुल पहचान ली, और डिस्ट्रॉय किया गया। तो जो पीएनएस गाजी था वो विशाखापट्टनम के आसपास कहीं वो डूब गया, और पूरा उसका जो क्रू था वो मारा गया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि सबमरीन को ढूंढ के निकालना और उसको डिस्ट्रॉय करना, एक किसी भी, आप हिस्टोरिकली भी ले लीजिए तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। आप शिप को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन सबमरीन को डिस्ट्रॉय करना बहुत ही मुश्किल काम है। उस समय वहां पे ऑप ट्राइडेंट शुरू हो गया था। जो भारतीय जो वॉरशिप्स जो थी कराची हार्बर की तरफ टूट पड़ रही थी। अच्छा, उस समय क्या हुआ कि जो इनका जो दूसरी जो सबमरीन थी वो जो कराची से भारत के वेस्टर्न पोर्ट्स की तरफ आ रही थी, तो 2 हमारे एंटी सबमरीन वॉरफेयर वाले जो शिप्स थे, तो इनको लॉन्च किया गया, आईएनएस खुखरी और आईएनएस कृपान को। तो उसमें कहीं पे चूक हो गई, और आईएनएस जो खुखरी जो थी
वो उस सबमरीन ने डिटेक्ट करके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। और लेकिन अब बात देखिए, जो जज्बा देखिए उसके कमांडिंग ऑफिसर का, जो नरेंद्र नाथ जो मुल्ला उसके कैप्टन थे, उन्होंने अपनी वीर गति वहां पे दी उस शिप के साथ नीचे जाके। एक बहुत बड़े प्रिंसिपल की बात होती है, क्योंकि ये एक इस तरह का एक अनरिटन रूल है कि जो कमांडिंग ऑफिसर है, अगर आपकी शिप डिस्ट्रॉय हो रही है तो आप उसके साथ अपनी जान देंगे, उसके साथ शिप के साथ जाएंगे आप, यू विल गो डाउन विद योर शिप। और वो उन्होंने करके दिखाया, और इसीलिए उनका नाम इस समय हिस्ट्री में लिखा हुआ है और बहुत ही प्रसिद्ध है वो, और वर्ल्ड में जाने जाते हैं कि उन्होंने अपनी ऐसी वीरगति दी थी। बहरहाल भारत की जो शिप्स थे, उन्होंने कराची के ऊपर ऐसा कहर ढाया, उनके जो वहां के जो ऑयल डिपो थे उसके ऊपर ऐसा भयंकर अटैक किया कि 50% से ज्यादा जो कराची में उनका जो ऑयल था वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। 13 उनके वॉरशिप्स, उसमें पीएनएस ढाका, पीएनएस शाहजहां और इस तरह के कई जो थे वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए। कई उनके मर्चेंट नेवी के शिप्स डिस्ट्रॉय हो गए, और वो पूरा जो हार्बर था वो मतलब खत्म हो गया। उसको कई महीनों तक उसको वो यूज नहीं कर पाए, इस तरह का कहर ढाया था। तो अगर उस समय, आज से इतने साल पहले ऐसा कहर ढाया, तो जस्ट सोचिए कि 200 ब्रह्मोस लेके जब हमारी वहां पे शिप्स खड़ी थी, उसमें से अगर 100 भी दागी गई होती तो मतलब कराची का नामो निशान मिट गया होता। उनको 1-2 साल क्या 5 साल लग जाते उभरने में, हो सकता है उससे भी ज्यादा ऊपर जाते वो। मतलब वो जैसे उनको यूएसए ने एक बार पाकिस्तान को आता ना कि आई वी विल बॉम्ब यू टू स्टोन एज, वो वही हाल हो जाता उनका। और वो जो मैं कह रहा हूँ कि सूडान के आसपास पहुंच जाते हैं उनकी इकोनॉमी, वो वही हाल हो रहा था उनका। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय नौसेना की, कि एक साइलेंट ऑपरेटर होते हुए और केवल 96 आवर्स में, याद रखिए आप, 22 तारीख को पहलगाम में घटना हुई है, और 26 की रात को और 27 की सुबह भारतीय नौसेना का बेड़ा निकल चुका था। और बहुत तैयारी करनी पड़ती है, आप याद रखिए इसको, क्योंकि भारत सरकार को पहले आपको एक एम देना पड़ेगा कि भैया आपने ये अचीव करना है, आपका ये एम है। आपको संयम भी रखना है, लेकिन साथ साथ पूरा उनको गर्दन दबोच के रखनी है। और उसके बाद उस एम को लेके जो है सेना वापस आती है, और उसके ऊपर अपने खुद का एनालिसिस करती है कि भैया हमारे पास इतनी शिप्स रिफिट में है, भला मेंटेनेंस में है, इतनी हमारे पास स्ट्रेंथ अवेलेबल है, हमारी क्या खुद की उपलब्धियां हैं, हमारी खुद की कमजोरियां क्या है, और जो पाकिस्तान जो दूसरा देश है, जो हमारा एनिमी देश है, उसकी क्या उपलब्धियां हैं, उसकी क्या कमजोरियां हैं। और इसके लिए इंटेलिजेंस चलती रहती है राउंड द क्लॉक, 365 डेज और 24/7। और वॉर के समय उसको पूरा इकट्ठा किया जाता है कि ये उनकी उपलब्धियां हैं, उनकी वो। उसके बाद जाके जो है सेना अपना खुद का एम और पूरा ऑर्डर तैयार करती है। जैसे ऑप सिंदूर तैयार किया गया, उसका पूरा एक ऑर्डर बनाया गया था कि कौन सी सेना कैसे क्या करेगी। हमने उसी समय हल्दी घाटी और ट्रोपेक्स 2 एक्सरसाइजेस की थी। तो जिस तरह से भारत जो है इंटीग्रेटेड कमांड्स की तरफ जा रहा है, तो आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत, कैसे कम्युनिकेशन, आप कहां अटैक करेंगे, आप क्या करेंगे, आपका रोल क्या रहेगा, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से किया गया। और केवल 96 आवर्स में भारतीय नौसेना कराची के बाहर खड़ी थी, अपने इक्विपमेंट चेक कर रही थी, अपने जो मिसाइल्स जो थे और जो अपने जो एयर सिस्टम्स थे और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स थे, गन्स जो थी, सबको, और क्रू का जो क्वालिफिकेशन होता है उसको वापस कर रही थी। क्योंकि याद रखिए, जैसे बच्चे जो होते हैं एग्जाम देने जाते हैं, तो वो अगर फाइनल एग्जाम है तो जिसकी तैयारी जो होती है क्लास टेस्ट की तरह नहीं होती है, वो बहुत बड़े तरीके पे होती है। उसी तरह से जो वॉर है वो हमारा एक फाइनल टेस्ट है, वो एक नॉर्मल पेट्रोलिंग नहीं। नॉर्मल पेट्रोलिंग में तो हर समय भारतीय नौसेना इज ऑलवेज डिप्लॉयड, ये याद रखिए। 7 से 8 हमारी शिप्स या सबमरीन्स हर समय डिप्लॉयड रहती हैं, जो एंटी पायरेसी, एंटी ह्यूई अटैक्स और इस सब पे कवरेज देती रहती हैं। लेकिन वॉर एक अलग गेम है।
तो उसके लिए हमने अलग अलग तरह के जो अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो इक्विपमेंट थे उनको चेक किया, और साथ ही हमने नए इक्विपमेंट जैसे MR सैम्स हो गई या शॉर्ट रेंज मिसाइल्स, एंटीशिप मिसाइल्स हो गई, हमने बहुत सारे जो माइंस होती हैं उनको, नई जनरेशन की माइंस हैं उनको टेस्ट किया, क्योंकि माइन अगर आप प्ले कर देंगे अपने हार्बर के बाहर तो एनिमी आपकी हार्बर के आसपास नहीं आ सकता है। इसी तरह से अगर आप एनिमी को हार्बर के बाहर नहीं निकलने देना चाहते, जैसे आप कराची के बाहर माइंस लेकर दीजिए, अब एनिमी अंदर ही फंस गया, अगर बाहर निकलेगा तो वैसे ही डूबना है उसने, और अंदर फंसा रह गया तो हमारी जो है मिसाइल्स जाएंगी और वहां पे अटैक करेंगी और कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो जाएगा वो अंदर बैठे बैठे ही। तो ये बहुत ही एक दिलचस्प, एक बहुत हाईटेक, नेवी जो है एक बहुत ही हाईटेक सर्विस है, और इसमें आप याद रखिए कि हमारा अंडर वाटर भी है, ओवर वाटर भी है, एयर में भी हमारा कंपोनेंट है, और ऑन लैंड भी हमारा कंपोनेंट है। तो इट इज काइंड ऑफ कंप्लीट फोर्स जो होती है, जो डोमिनेट कर सकती है, वो नेवी है। एक इसमें और आपसे जानकारी चाहेंगे हाँ कि जी। एक कंपेयर टू एयरफोर्स और इवन कंपेयर टू आर्मी, हमने देखा है कि नेवी का जो इंडिजिनाइजेशन प्लान था वो बहुत पहले आरंभ हो गया था। और मैं मैज़गॉन डॉक्स में तो मैंने अप्रेंटिसशिप की है। तो हाँ जी। ये हाँ जी। आपके मैज़गॉन डॉक्स हुआ, आपका कोचीन शिपयार्ड हुआ, वाइज़ाग शिपयार्ड हुआ, गार्डन रीच कलकत्ता हुआ। ये बहुत पहले से काम कर रहे हैं और इन्होंने बहुत सारे शिप्स बनाए हैं, ख़ास तौर से फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स वग़ैरह, और अभी भी ये लगातार बना रहे हैं, सबमरीन्स भी बना रहे हैं। या तो सो ये ये जो दोनों फैक्टर है वो कितना ना, इम्पोर्टेंट है हमारी नेवल फाइटिंग फोर्स तो आप स्ट्रेंथन ये करने के देखिए लिए? कि जो इंडियनाइजेशन या कह लीजिए या अपना आत्मनिर्भर भारत कह लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है किसी भी देश के लिए, और ये केवल नेवी के लिए ही नहीं, ये आर्मी के लिए भी और एयरफोर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी डिपेंडेंस दूसरे देशों पे कम हो जाती है, आपको वो ब्लैकमेल कम कर सकते हैं। और इस पे नेवी ने बहुत ज्यादा काम किया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द शिप्स, कुछ कुछ को छोड़ के, जो जैसे हमने अभी कुछ 2 शिप्स वहां से रशिया से आई हैं हमारे पास, बट मोस्टली सारी शिप्स जो हैं वो इंडिया में ही बन रही हैं, भारत में बन रही हैं, और ऑलमोस्ट 80% जो इसको आत्मनिर्भर भारत की तरफ कह लीजिए, तो 80% जो है इसमें अचीवमेंट नौसेना ने कर लिया है। केवल जो एक मूव कंपोनेंट किसको कहते हैं, जो इंजन्स होते हैं, उसमें हमारी इतनी अभी महारत हासिल नहीं है, तो वो हमारे को काफी ज्यादा डिपेंडेंस है उस पे। और कुछ कुछ हम कोलैबोरेशन में बना रहे हैं, जैसे हमने बराक 8 जो है वो इसराइल के साथ कोलैबोरेशन में बनाया, और या हमने ब्रह्मोस जो है वो हमने रशिया के साथ कोलैबोरेशन में बनाई। तो ये अब विद इन इंडिया उन सबका सब प्रोडक्शन हो रहा है, और उसको, तो अगर आप इस तरह से अचीवमेंट कर लेंगे तो आप वॉर में क्या होता है कि आपके ऊपर सैंक्शन लग जाएंगे। अगर भारत ने भी इस समय वॉर क्यों रोक दी, वॉर हम ऑलमोस्ट काफी ज्यादा आगे बढ़ चुके थे, जो पाकिस्तान पीछे नहीं हट रहा था, तो हम काफी ज्यादा आगे बढ़ चुके थे। और इसी बात पे मैं एक और बात बता दूं, बहुत लोगों ने ये कहा है कि भाई ये नेवी ने अटैक क्यों नहीं कर दिया। मेरे पास भी बहुत लोगों ने पूछा है कि यार नेवी ने क्यों नहीं अटैक कर दिया। तो याद रखिए, मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर नेवी अटैक कर दे तो ये वॉर, एक जो युद्ध होता है, ये एक महायुद्ध बन जाता है, ये युद्ध नहीं रहता उसके बाद। क्योंकि ध्यान रखिए कि अगर आप किसी देश में हाईवेज हैं, तो वो उस देश के हाईवे हैं, वो उनको कंट्रोल करता है, जो उस पर जो ट्रैफिक जा रहा होता है उसको भी कंट्रोल कर सकता है, किसी को कहीं पे भी कभी भी रोका जा सकता है। और इवन जो एयर स्पेस होता है, जैसे हमने पाकिस्तान का एयर स्पेस में बंद किया हुआ है, तो उनके जहाज नहीं आ सकते हैं। लेकिन जो सी होता है, जो जो जैसे इंडियन ओशन हो गया, जो एक महासागर होता है, वो सबकी प्रॉपर्टी है,
वहां पे जो हाईवे बने हुए होते हैं उनको सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं, उस पे किसी भी देश की शिप जा सकती है, स्पेशली मर्चेंट शिप्स। और जैसे हमने बात की कि इकोनॉमी जो पूरे वर्ल्ड की है वो इसी पे डिपेंड करती है, तो आप अगर एक युद्ध की घोषणा करते हैं तो एक बहुत बड़ा तहलका मच जाता है, क्योंकि पूरे जो शिप का जो ट्रैफिक है, जो मर्चेंट वेसल्स जो है जा रही हैं, उनको डाइवर्ट होना पड़ेगा। और एक भी अगर मर्चेंट वेसल जो है या शिप जो है वो अगर उसमें उसको कुछ नुकसान हो जाता है या वो नीचे डूब जाती है, तो ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल इशू हो जाता है। तो जो नेवी जो है सबसे बाद में जाके उसमें कूदती है, और जब वो कूदती है तो एक कहर ही होता है, क्योंकि उस कंट्री की इकोनॉमी डूबेगी और ब्लॉकेड किया जाएगा। और सबसे मजे की चीज आपको बता दूं मैं कि एक आप उनकी ही एक किसी मर्चेंट वेसल को लाके उनकी हार्बर के माउथ पे उसको वहां पे शूट डाउन करिए, उसको डिस्ट्रॉय करिए और वहीं पे सिंक कर दीजिए, तो ना उनकी शिप कोई बाहर आ पाएगी और ना ही बाहर से कोई शिप अंदर जा पाएगी। और उनकी और पाकिस्तान के पास कितने मर्चेंट पोर्ट्स हैं? केवल 3 है दो उसमें। दो और तीसरा का है एक हाँ मतलब वो टूटा फूटा चलने से उसमें कराची जो उनका मेन है, फिर एक कासिम आ जाता है वो कराची उसी और के पास पोर्ट में। कासिम और दोनों कराची में ही है। हाँ, और फिर आ जाता है ग्वादर, जो कि जहां पे उनकी हालत हमेशा पतली रहती है। तो यही 3 है। बाकी जो है उनके छोटे मोटे से पोर्ट्स हैं, और उसमें मिलिट्री पोर्ट्स भी आ जाते हैं, लेकिन कोई एक ले दे के कराची, अगर से कराची के हार्बर माउथ पे आपको आपने मैं अगर एक ग्वादर का बताऊं, ग्वादर पे अभी तक केवल एक बर्थ है जिसके ऊपर हैंडलिंग फैसिलिटीज है, और वहां पे या पूरे साल में 10 शिप भी नहीं आते पूरे साल में। तो वो वहां पे तो वो हैंडलिंग फैसिलिटीज क्रिएट करेंगे भी क्या? अच्छा, जो सपोर्ट अरे सिस्टम्स हैं वो वो भी हमने नहीं है, ना स्टीव डोरिंग हाँ है, ना प्रॉपर वेयर हाउसिंग है, ना वहां पे कोई आपके कमर्शियल आप ट्रांजैक्शन के लिए उनकी कोई हालत फैसिलिटी है, वहां कुछ भी पे नहीं है। इतनी पतली है कि उन्होंने ग्वादर सिटी बना के रखा हुआ है, जिसको कंप्लीटली कवर करके बाउंड्री वॉल विद बार्ब्ड वायर्स और ये सब करके रखा हुआ है कि, और वहां पे चाइनीज उनको सिक्योरिटी दे रहे हैं। चाइनीज 2 एजेंसीज जो है वहां पे आई हुई हैं और उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही हैं अपने जो वहां पे वर्कर्स हैं, जो अब वर्कर्स तो नहीं है, वो तो साहब हैं। तो चाइनीज साहब जो वहां पे काम कर रहे हैं, जितने भी इंजीनियर्स और ओवरसीयर्स एंड ये सब है, और जो नीचे गिरे पड़े पाकिस्तानी वर्कर्स हैं ब्लू कॉलर वाले, वो तो उनसे तो उनको कोई मतलब नहीं है, वो अपने लोगों को सिक्योरिटी दे रहे हैं। और वहां पे अगर आपको याद हो 2011 में, तो उनका जो पीएनएस सिद्दीक होता था एक तुर्बत हम्म में, हम्म वहां पे पीटीपी ने अटैक किया था और उनके हम्म 2 P3C ओरायंस उड़ा दिए थे बिल्कुल, और 15 से ज्यादा जो उनके ऑफिसर्स और सेलर्स को मार गिराया था। वो 72 हूरों को मिलने चले गए थे। तो बहुत बुरी हालत है इस समय। सीपैक को तो हमने बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रखा है, इसके ऊपर कभी आगे बात होगी, लेकिन जी जी। तो ये है। तो हमारे जो मिग 29 हैं, तो पहले क्या होना था, हमने क्या करना था, जैसे मैंने डिस्कस किया आपके साथ कि अगर हम भारत मूव इन करता, भारतीय नौसेना मूव इन करती, तो सबसे पहले जो है उनका वहां पे बम्बार्डमेंट होना था, और 100 से ज्यादा जो है मिसाइल उस समय उनके बाद तनी हुई थी। और अगर आपने देखा कि 9 100 या 11 15 100 ब्रह्मोस से तो पूरा पाकिस्तान तबाह हो गया, आप 100 चला देते तबाह हो तो क्या जाएगा। होता? तो जस्ट इमेजिन कि वो 1.5 मिनट के अंदर आपको आके एक मिसाइल हिट कर रही है और उसके ऊपर आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है, तो वहां पे तबाही हो जानी थी। उसके बाद जो है हमारे मिग 29 टेक ऑफ करते, और क्योंकि इस स्ट्राइक में उनका जो मसरूर एयरफील्ड है उसकी भी तबाही हो जानी थी, तो J-17 जो थे वो ग्राउंड पे ही रह जाने थे, या काफी सारे उसमें डिस्ट्रॉय भी हो जाने थे। इसके बाद हमारे मिग 29 मूव इन करते, जिनके पास एंटी रेडिएशन मिसाइल्स हैं, जिनके पास एंटी शिप मिसाइल्स हैं, और उन्होंने उनके जो जितने भी ग्राउंड पे जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, उनके रेडार्स,
उन सबको डिस्ट्रॉय करना था। और कंप्लीट जब डोमिनेंस के साथ आगे बढ़ते, फिर हमारे अगर और आगे बात बढ़ती तो जो हमारे एम्फीबियस शिप्स जो है हमारे पास 13 हैं, जिसमें 1000 से 500 के आसपास इन्फेंट्री वाले लोग जा सकते हैं, और बहुत सारे टैंक्स, हर एक में करीब 12-12 10 टैंक्स, पर्सनल आर्मर्ड कैरियर व्हीकल्स ये जाते हैं। और ये जो होते हैं बिल्कुल जाके बीच के ऊपर लग जाते हैं और उनका मुंह ऊपर खुल जाता है। अगर आपको याद हो डी डे वाली पिक्चर, तो हाँ उनका हाँ आगे से मुंह खुल जाता है, उसको रैंप कहते हैं, आगे का रैंप खुलता है, उसमें से टैंक्स एंड आर्म्ड व्हीकल्स एंड इन्फेंट्री जवान जो निकलते हैं, तो वो लोग जो वहां बीच के आसपास होते हैं उनका दिल दहल जाता है, और वो जाके पूरा सिटी जो है अपने कब्जे में कर लेते हैं। और साथ ही 2000 मार्कोस हैं जो मरीन कमांडोज है हमारे पास, ये भी पहुंचते हैं। हमारे पास 5 से ज्यादा जो है मिडजेट, एक छोटी सबमरीन होती है जिसमें ये जाते हैं और ये अपने स्पेशल ऑपरेशंस करते हैं। ये वहां पहुंचते और ये जगह जगह पे जाके डायनामाइट्स और इस तरह के लगाते हैं और उनको डिस्ट्रॉय करते, जिससे कि और साथ साथ ही इंटेलिजेंस कलेक्ट करते हैं कि जो इनके जो बॉसेस हैं ये कहाँ छुपे बैठे हैं, और इनके तो उसके बाद कंप्लीट डोमिनेंस हो जाता। और यू नेवर नो कि हो सकता है कि सिंध जो है इस समय एक अलग देश बना हुआ होता, और ग्वादर और उसके बलूचिस्तान एक अलग देश बना हुआ होता। ओके ओके। अच्छा चलिए, अब अंत में मैं आपसे पूछूंगा कि हाँ जी। आपने इंडियन नेवी के आगे के मॉडर्नाइजेशन प्लान्स क्या हैं आपकी जानकारी में, और क्या होने चाहिए? तो बहुत भयंकर काम चल रहे हैं इस समय 50 के आसपास जो है संख्या में हमारी शिप्स जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। और पिछले दिनों तो धनाधन हर महीने एक शिप निकल रही थी या एक सबमरीन निकल रही थी, और वो जो है एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो ये हमारा जो मॉडर्नाइजेशन प्लान ये है कि हमारे को वर्ल्ड डोमिनेट नहीं करना है, लेकिन हमारे को 100% जो है इंडियन ओशन, जो हिंद महासागर है, इसको डोमिनेट करना है। अभी भी कर रहे हैं, और आने वाले दसियों सालों तक हम उसको डोमिनेट करते रहेंगे। तो 2030 तक हमारे को इस संख्या को जो 150 है इस समय हमारी वॉरशिप्स की, उसको 165 तक लेके जाना है, 2035 तक 175 तक, क्योंकि कुछ कुछ हमारी शिप्स जो है ये डीकमीशन भी होती जाएंगी। डीकमीशन का मतलब है कि उनको हम छोड़ते जाएंगे, वो रिटायर हो जाएंगे। रिटायर करते जाएंगे उनको। हाँ, और क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है, वो शिप भी पुरानी हो गई है, ज्यादा मेंटेनेंस मांगती हैं इस तरह से। और साथ ही उसके बाद 2050 तक 200 मॉडर्न वॉरशिप का हमारा प्लान है, और उस पर काम चल रहा है। मॉडर्न सबमरीन्स, और इनफैक्ट आपसे बात कर रहा था मैं कि जो हमारा इंडिजिनस आईए जो एयरक्राफ्ट जो है IAC-2, वो भी उस पर काम होएगा। और इनफैक्ट उसको अभी डिले किया गया है, पोस्टपोन किया गया है, उसको खारिज नहीं कर दिया गया है। और जो कोचिन शिपयार्ड है उसने कहा कि भाई पिछली बार हमारे को 10 साल लगे थे एयरक्राफ्ट करियर बनाने में, आप जब कहेंगे उसके 5 साल के अंदर अंदर हम उसको तैयार करके दे देंगे। और तभी तक आप देखिए प्लानिंग बहुत अच्छी है कि तब तक ही हमारे राफेल मरीन्स जो है उनकी डिलीवरीज शुरू हो जाएंगी, और तभी हमारा काम उसके ऊपर शुरू हो जाएगा। तो ये पूरी प्लानिंग के साथ चल रहा है। 6 नई सबमरीन्स हमारे पास आएंगी, और साथ साथ अटैक सबमरीन्स, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स जो है इसमें भारत लैक करता है। इनफैक्ट जो सबमरीन जो हमारी हालांकि 18 लीज से पे ली 19 के हुई है बीच ना में हमने हमारे, कोई न्यूक्लियर अटैक सबमरीन? हाँ जी, लीज पे ली हुई है ना, अकुला क्लास? अकुला क्लास वो हमने रिटर्न कर दी है। उसका हमारा प्लान था कि हम उसको चक्रा कहते हैं, तो चक्रा 3 फिर से लीज पे लेंगे, लेकिन क्योंकि यूक्रेन वॉर के साथ रशिया जो है इन्वॉल्व हो गया, तो वो सबमरीन अभी आ नहीं पाई। और अब हम अपना ही जो अटैक सबमरीन्स जो है उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, और उसको हम बना लेंगे, क्योंकि हमने अगर SSBNs बना लिए हैं तो SSNs भी हम बना लेंगे। तो ये बहुत मॉडर्नाइजेशन का प्रोग्राम चल रहा है। हमारी फ्लीट जो है, एयरक्राफ्ट फ्लीट जो है वो बहुत बड़ी है। मतलब किसी भी अगर पाकिस्तान के पास 400 उनके एयरफोर्स में एयरक्राफ्ट है, तो हमारे पास 200 इंडियन नेवी में एयरक्राफ्ट है। ये इतना डोमिनेंस है, 40 MiG-29
और 12 जो है उसमें P8I 30 से 35 के बीच में करीब डॉर्नियर IW एयरक्राफ्ट, फिर 14 क्या कहते हैं जो है इनके कमोव 31, 14 कमोव 27 एंड 28 ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर के हैं। फिर MH रोमियोज जो है हमारे पास 60 रोमियोज, वो हमने 6 ऑलरेडी ले लिए हैं, 18 और आ रहे हैं। तो बहुत बड़ा एक्सपेंशन चल रहा है इंडियन नेवी का। और मतलब चाइना के पास जो उनका जो प्लान चल रहा है 475 शिप्स होंगी और ये वो, बहुत सारे लोग मेरे को कहते हैं कि अरे भाई चाइना से आप कैसे डील करेंगे। तो लेट मी टेल यू कि वो उनकी तैयारी इंडियन ओशन के लिए नहीं है। उनका गला हम कभी भी दबोच सकते हैं। उनकी जो 80% जो उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट है उनकी और पूरे वर्ल्ड की, वो इंडियन ओशन से जाती है। और इसमें उनके 2 चोक पॉइंट्स हैं उनके, वो गल्फ ऑफ होर्मुज, वहां पे जाके उनका गला दबा देंगे, और नहीं तो इंडोनेशिया के ऊपर जाके उनका हम गला दबा देंगे। तो वो चू तक नहीं कर सकते, जो भारत के साथ बार बार हर थोड़े समय बाद वो दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भारत की के हाथ में उनकी गर्दन कभी भी आ सकती है अगर उन्हें ज्यादा। तो वो क्या कर रहे हैं, अब आप गौर करिए कि पाकिस्तान को एक वो शह दे रहे हैं कि आप भारत के साथ अपना जो युद्ध का माहौल बनाइए। तो ये बहुत बड़ी साजिश थी। इनफैक्ट ये जो पूरा जो ये ऑप सिंदूर जो भारत को करना पड़ा, ये चाइना की, उसमें मैंने ट्विटर पे इसको लिखा था और बहुत लोगों ने सराहा भी उसको, कि मैंने कहा था कि भारत को युद्ध में किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत की जो इकोनॉमी है इस समय ऐसे प्रोग्रेस कर रही है, तो लोग कह रहे हैं कि 2080 तक भारत जो है वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी हो सकता है। तो उस रफ्तार को, उस प्रोग्रेस को तोड़ना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग जो घर पे बैठ के और कीबोर्ड वॉरियर्स होते हैं, वो कहते हैं अरे युद्ध कर दो, युद्ध कर दो। भाई युद्ध कर देंगे तो आपकी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। आप जो इस समय से दनादन प्रोग्रेस कर रहे हैं, जिस तरह से आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को देख रहे हैं, जो आपको जॉब्स मिल रहे हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। तो युद्ध कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो युद्ध का दूसरा तरीका होता है, वो कहते हैं असिमेट्रिक वॉरफेयर, जो हम कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, और उसी करके उसको दबा के रखेंगे आराम से। तो चाइना के इस हमारे धोखे में हमें नहीं आना है कि आप पाकिस्तान के साथ युद्ध कर लीजिए, क्योंकि चाइना चाहता है। क्योंकि जब से चाइना +1 की बात चली है और चाइना से कंपनीज मूव आउट करनी शुरू हुई हैं, तो भारत काफी ज्यादा उसमें फायदे में रहा है, स्पेशली अमेरिकन कंपनीज को लेके। तो किसी भी तरह से इसमें हमें डूबना नहीं है, क्योंकि वो पोजीशन कर रहा है। अगर आप गौर करें, पाकिस्तान का जो मिलिट्री बजट है वो $7.6 बिलियन है, और उसमें करीब 45% जो है उनका पेज एंड पेंशंस में निकल जाता है। तो लगभग $3.8 बिलियन ही उनके पास बचता है केवल। और उनकी जो ऑर्डर बुक है, इतना तो हमने अभी एडिशन दे दिया, $6 बिलियन तो आप नहीं 50,000 आप एक करोड़ और रुपए एक्स्ट्रा दे दिए कि $28 बिलियन का उनका ऑर्डर बुक है। $28 बिलियन, तो वो उनके 7 साल का बजट है। तो वो कहां से आ रहा है भैया? तो वो आ नहीं रहा है, कोई परचेज नहीं हो रही है। ये चाइना जो है अपने असेट्स, जो टाइप 54 AP फ्रिगेट्स, टाइप 39 B सबमरीन्स, और ये जो J-10C जिसके ऊपर फाइटर के ऊपर जिसको इतरा रहे हैं, और ये आने वाले F-30 J-35 जो फाइटर्स हैं, और बहुत सारे इक्विपमेंट, इनका 28 बिलियन का खर्चा है। वो पाकिस्तान कहीं से नहीं उठा सकता है। तो चाइना जो है यहाँ पे पोजीशन कर रहा है, और वो अपने इक्विपमेंट ट्राई करने की कोशिश कर रहा है भारत के साथ वॉर करके, सो दैट उसकी मार्केट बड़ी हो जाए, उनको विदेश में उसको सप्लाई कर सके। वो तो और बेचारे, साथ उनके साथ तो भारत सारे की इक्विपमेंट पिट गए, मार्केट तो तो डाउन हो गई उनके तो वो प्रूव ही नहीं हुआ। वो इतनी बुरी तरह से पिटे हैं उनके इक्विपमेंट। मतलब J-10C लोग जिसको वो क्या जहाज है ये, मैंने उसके ऊपर आर्टिकल लिखा है, और बहुत भयंकर 1 लाख से ऊपर उसका रीडरशिप गई है कि पाकिस्तान प्रोपेगेंडा इन ऑप सिंदूर एंड फेल्ड एयरक्राफ्ट J-10C। और पूरा मैंने उसका पूरा ब्यौरा दिया है अपनी वेबसाइट पे insightful.co.in पे, जहां पे लाखों की संख्या में लोगों ने आके उस आर्टिकल को पढ़ा है।
क्योंकि पूरे विश्व से वहां पे लोग आके उसको आर्टिकल को पढ़ते हैं। तो मैं सोचा कि पूरा कच्चा चिट्ठा उनका खोल के रख दिया है, और अगला मैं कच्चा चिट्ठा खोलने जा रहा हूँ उनका जो J35 जो सप्लाई करने जा रहे हैं उसके बारे में। वो भी और हाँ, पूरा अभी अभी मैं तो उसका बताऊंगा कि ट्रायल कैसे। चल रहा है, अभी तो इंडक्शन ही नहीं हुआ, कब तक आएगा वो? हाँ, तो अब आप ये सोचिए ना कि J10C जो उनका एक थोड़ा सा केपेबल एयरक्राफ्ट इसलिए है क्योंकि वो एक इजरायली एयरक्राफ्ट जो था लावी फाइटर, जो उन्होंने बनाने की कोशिश की थी, एक कुछ प्रोटोटाइप भी बनाए थे, और वो यूएसए से टाई अप करके बना रहे थे F-16 के ऊपर बेस करके। तो चाइना ने उसका प्रोटोटाइप एक खरीद लिया इनसे, इजराइल से, और इजराइल ने क्योंकि वो डिफंक कर दिया था, उसको बंद कर दिया था, और उसके बाद उन्होंने अपना J10C बनाया है जो कि कुछ केपेबल एयरक्राफ्ट है। लेकिन जो JF-17 जो ब्लंडर जो है, चाइना तो यूज नहीं करता उस जहाज को भैया, तो आप हाँ, क्यों नहीं नहीं यूज करता। करते उस जहाज को अगर वो इतना केपेबल जहाज है तो। और सेम J35 वो उन्होंने कहा हम तो एक्सपोर्ट करेंगे ये। ना उस जहाज ने कुछ कहीं पे कोई अपना पराक्रम दिखाया, ना उसके कुछ खास कोई ऐसे ट्रायल्स हुए, और जस्ट बिकॉज उन्होंने जो F-35 की जो स्टोलन फाइल्स थी उसको लेके, तो आधा अधूरा जो उनको एक वहां से डेटा मिला, उसको बेस करके उन्होंने एक जहाज तैयार कर दिया और पाकिस्तान को चूना लगा रहे हैं। तो देखो, इसको मैं एक्सपोज करूंगा दिया खुद तो वो J20 यूज करते हैं, चेंगडू कंपनी J20 का। यूज करते हैं, जो कि F-22 पे बेस्ड है, रैप्टर पे बेस्ड है, जो एक बहुत ही भयंकर एयरक्राफ्ट है। और तो उसके उनको ज्यादा उसका डेटा मिल गया, तो उसको उन्होंने बनाया, और उसमें कुछ कुछ उन्होंने इन्वॉल्व किए, क्योंकि उनको J10 से भी काफी कुछ सीखने को मिल गया था। और प्लस मिग 1.44 रशिया का एक डिफंक्ट डिजाइन है, उसको भी उन्होंने उसमें इनकॉर्पोरेट किया था। तो इस तरह से करके उन्होंने जहाज बनाए। मतलब चोरी में मास्टर है। चोरी में मास्टर है, ये बात आप उनकी माननी पड़ेगी, चाहे वो मिलिट्री हो, और वो चाहे वो उनकी सिविल में कोई भी कंपनीज हो। और मैं इनफैक्ट उसको कहता हूं उनके 3 Rs। ओके, रॉब, आप चोरी करिए, रेप्लिकेट मतलब उसको धनाधन 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 उसको 50 लाख संख्या में बना दीजिए, और फिर रिप्लेस। क्योंकि आपने अगर पहले उनका डिजाइन को चोरी कर लिया, जैसे एक मैं आपको बताता हूँ, एक सेगवे, आप कहीं घूमने जाएंगे तो एक सेगवे होता है जो उसके ऊपर खड़े होके ना वो अपने आप मूव करती रहती है, गाड़ी टाइप की, 2 पहिए पे होती है, वो सेगवे कहते हैं उसको। वो कंपनी, उन्होंने वहां पे कुछ अपना फैक्ट्री एक्ट्री लगाने की कोशिश की चाइना में। उन्होंने कहा आप लगा लीजिए, बहुत बढ़िया, हम तो आपको सब कुछ, लेकिन आपको इसका जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो यहाँ पे रखने पड़ेंगे, हम सेव रखेंगे उसको। तो सेगवे ने भैया वहां पे फैक्ट्री लगाई, उन्होंने उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लिए, और 3-4 कंपनीज ने धनाधन उस वो सेगवे की तरह का एक प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया, और मार्केट को फ्लड कर दिया। अगर सेगवे 1 लाख प्रोडक्ट बना रही थी, उन्होंने 50 लाख बना दिए। तो और उससे 1/4 दाम पे, चाहे उसकी क्वालिटी हाफ भी रही होगी या 70% 60% भी रही होगी, लोगों ने कहा भाई काम तो चल रहा है, ये तो 1/4 प्राइस पे हम इसको ले लेंगे। और उस तरह से सेगवे सेगवे जो थी भैया, उन्होंने कहा आप हमारी कंपनी खरीद लीजिए। तो उन्होंने क्या किया, रॉब किया पहले, फिर रेप्लिकेट किया, मतलब लाखों की संख्या में बनाया और आपको बिल्कुल डुबो दिया, और फिर रिप्लेस कर दिया मार्केट में आपको, आप रहे ही नहीं। और ये इसकी कहानी नहीं है, ये आप ले लीजिए तो नोकिया की कहानी भी यही रही है, या जो ब्लैकबेरी है उसकी कहानी भी यही रही है। और कितनी हजारों लाखों की संख्या में कंपनीज हैं जो चाइना गई हैं, और ये 3R जो मॉडल मैंने नाम दिया है, रॉब, रिप्लेस, रेप्लिकेट एंड रिप्लेस, उस पे ही काम किया, और यही काम उन्होंने डिफेंस के सेक्टर में भी किया है, और उन्होंने बहुतों को चूना लगाया है, इंक्लूडिंग यूएसए को। जी, तो बड़े ही आज की रोचक चर्चा रही संदीप जी, और आज की हाँ, चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं, और आपसे बात होती रहेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि श्योर। आपको एयरक्राफ्ट्स के बारे में तो भी उतनी ही और संभवतः इससे भी अधिक जानकारी है जो आपको नेवल शिप्स के बारे में है। तो हम बिल्कुल लगातार बिल्कुल आपसे बिल्कुल। जुड़े तो रहेंगे। बहुत बढ़िया आपसे लगा, बहुत मजा आया बातचीत करने में, और बहुत कुछ सीखने को मिला मेरे को आपसे भी।
तो ऐसे ही बात जारी करते रहेंगे और आगे बढ़ाते रहेंगे इस बात को। जी, तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद।